औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 में से है, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है इसको आज हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये बोर्ड में एज ए लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा, इसमें से कौन कौन से शॉर्ट आ सकते हैं और इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके साथ साथ एमडी कैट के लिहाज से भी। तो टॉपिक को आपने गौर से सुनना है, बहुत ही अहम टॉपिक है और इसमें से अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जो न्यूक्लिक एसिड है इसको डिस्कवर किसने किया, पहले तो इस हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था 1869 के अंदर। फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, पस सेल कहते हैं कि जब भी कोई ज़ख़म होता है, कोई फोड़ा, कोई फिंसे निकलती है तो उसमें से वाइट से कलर का पीप सी निकलती है, ठीक है, जिसको हम रेशा भी कहते हैं, उसको हम पस सेल कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, या फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया, उस पस सेल को माइक्रोस्कोपिकली जब देखा तो उसके न्यूक्लियस के अंदर उसको एक वाइट से कलर का सबस्टांस मिला जिसका नाम उसने रख दिया न्यूक्लिक एसिड। तो बाद दफ़ा ये भी पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड नाम ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर से डिस्कवर हुआ था और एसिडिक इन पीएच था, यानी उसकी पीएच जो थी वो 7 से नीचे थी, एसिडिक थी, इस वजह से नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड है ये दो टाइप का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। जो डीएनए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये एब्रीवेशन है। इस तरीके से आरएनए जो इसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम बात करें डीएनए की, डीएनए सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियाई के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, इसके साथ साथ ये अदर ऑर्गेनेलिज में भी पाया जाता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है। इसके साथ साथ अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए राइबोसोम, साइटोसोल, और इसके साथ साथ स्मॉलर अमाउंट में सेल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। अच्छा, अब ये दोनों जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं कि आरएनए या डीएनए जो है ये बताएं ये सेल में या किस किस ऑर्गेनेली के अंदर पाया जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच डीएनए इज प्रेजेंट। तो 3 के नाम लिख सकते हैं, 4 के भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डीएनए और आरएनए है इसकी लोकेशन का हमें पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अब जो न्यूक्लिक एसिड है या डीएनए जिसमें आता है, आरएनए आता है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो जाहिर बात है ये किसी ना किसी चीज़ के पॉलीमर हैं, यानी कोई छोटे यूनिट आपस में मिलते जा रहे हैं और डीएनए या आरएनए मैक्रो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब वो छोटे यूनिट कौन से हैं, उन छोटे यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अगर डीएनए की बात करें तो ज़ाहिर बता डीएनए जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है, तो वो भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा। तो डीएनए को बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड उनको हम कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से वो न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए को बना रहे इसलिए कहेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए को बनाने वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए को बनाने वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। जो न्यूक्लियोटाइड है ये सब यूनिट है जिसके आपस में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, आप कह लें हज़ारों की मिकदार में, जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो बनाते हैं डीएनए या फिर आरएनए बनाते हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 बेसिक कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और ये कितने कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है। तो ये होता है नाइट्रोजन बेस पे मुश्तमिल, पेंटोस शुगर पे और फास्फोरिक एसिड पे। अगर हम बात करें इनको हम तफसील के साथ 1 बाय 1 जो हैं वो करते हैं इनको डिस्कस। तो पहले हम शुरू कर देते हैं पेंटोस शुगर के बारे में। जो पेंटोस शुगर है, पेंटोस कहते हैं 5 कार्बन वाली शुगर, ठीक है, 5 कार्बन वाली जो शुगर है उसको हम कहते हैं पेंटोस शुगर। ये हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में मोनोसक्राइड में डिस्कस किया था कि 5 कार्बन वाली शुगर, 6 कार्बन वाली शुगर। जो 5 कार्बन वाली शुगर थी उसको हम कहते थे राइबोज शुगर। इस तरीके से 6 कार्बन वाली जो शुगर उसको हम कहेंगे एक्सोज शुगर, जो कि ग्लूकोज था। अब जो 5 कार्बन वाली शुगर है जब ये लिक्विड फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में मतलब आती है तो रिंग स्ट्रक्चर फार्मूला बनाती थी जिसको हम कहते थे राइबोफ्यूरानोज। तो राइबोफ्यूरानोज असल में क्या है, एक पेंटोज शुगर, एक राइबोज शुगर, और ये 5 कार्बन पे मुश्तमिल होती है। इसी तरीके से अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें भी पेंटोज शुगर ही होती है, राइबोज शुगर ही होती है, लेकिन
उसमें कुछ ऐसा चेंज आ जाता है राइबोज शुगर के अंदर कि वो बन जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि डीएनए है, जिस तरह डीएनए में न्यूक्लियोटाइड थे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, इस तरह डीएनए में जो शुगर होगी वो होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ कि राइबो शुगर और डीऑक्सी राइबो शुगर में फ़र्क क्या होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला ड्रा करना पड़ेगा किसका, राइबोज शुगर का। तो अगर हम राइबोज शुगर का, जिसको हम राइबोफ्यूरानोज भी कहते हैं, उसका फार्मूला अगर हम ड्रा करें तो आप देख सकते हैं कि हम 5 कॉर्नर वाली जो है एक रिंग सी बना लेंगे। इसमें जो कार्बन नंबर 1 है इसके ऊपर आपने OH लगाना है, नीचे भी आपने H लगाना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें और ये जो कार्बन्स हैं, एक कार्बन जो है वो बाहर होगी CH2OH, ठीक है, इसके नीचे H होगा। अब यहाँ पे H ऊपर है दोनों साइड पे और नीचे क्या है, OH। अब ये मैंने फार्मूला बनाया है राइबोज शुगर का, और ये जो राइबोज शुगर है ये पाई जाती है किसके अंदर, ये पाई जाती है RNA के अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसमें से थोड़ा सा हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब वो कैसे बनेगी, होता क्या है कि हम उसी तरीके से दोबारा से फार्मूला ड्रा करते हैं 5 कॉर्नर रिंग वाला। इसमें क्या होगा, सेम वही चीज़ आपने रखनी है, OH ऊपर नीचे H, इधर भी CH2OH नीचे H, यहाँ पे अब यहाँ पे आपने सेम लिख देना, H नीचे OH। अब क्या होगा, अब यहाँ पे H था, यहाँ पे OH था। अब डीऑक्सी राइबो शुगर में क्या होगा, डीऑक्सी का मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन जो है राइबो शुगर में से निकाल दी जाए तो बाकी जो बचता है वो डीऑक्सी राइबोज बचता है। ठीक है, मतलब कार्बन नंबर 1 था, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 में से जो हाइड्रोक्सल ग्रुप था उसमें से अगर हम एक ऑक्सीजन निकाल दें तो ऑक्सीजन निकल गई डीऑक्सी, बाकी राइबो शुगर थी, यानी ऐसी राइबो शुगर जिसमें से कार्बन नंबर 2 में से ऑक्सीजन निकल गई तो वो बन गई डीऑक्सी राइबो शुगर। अब ये डीऑक्सी राइबो शुगर किस में पाई जाती है, डीएनए के अंदर पाई जाती है, और ये राइबो शुगर किस में पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन बेस की तरफ। नाइट्रोजन बेस की बात करें तो बेसिकली नाइट्रोजन बेस 2 टाइप की होती हैं, एक होती है पाइरीमिडीन जो कि सिंगल रिंग है, और एक है प्यूरिन जो कि डबल रिंग है। ठीक है, अब जो सिंगल रिंग है उसमें आती है यूरासिल, साइटोसिन, थायामीन। ठीक है, तो आपने एक चीज़ याद कर लेनी, इस तरह पाइरीमिडीन मैंने याद कर लिया है और उसमें हम सिंगल रिंग कहते हैं, और पाइरीमिडीन यूसीटी, पाइरीमिडीन सिंगल रिंग्ड है और यूसीटी यूरासिल, थायामीन एंड साइटोसिन। इसी तरीके से दूसरी जो रह गई है वो प्यूरिन है और डबल रिंग होती है, और ये एडेनिन एंड गवानीन होती है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि नाइट्रोजन बेस कौन से टाइप की और उसमें मजीद नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद जो फास्फोरिक एसिड है, ये एस्टर लिंकेज बनाता है विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर, यानी कि जो पेंटोज का OH ग्रुप है उसके साथ ये क्या करता है, ये एस्टर लिंकेज बनाता है। तो अब आपके सामने ये एक जर्नल फार्मूला मैंने ड्रा कर दिया है न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें आप देख सकते हैं ये एक 5 कार्बन वाली शुगर है, इसमें कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस लगी हुई है, कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बन नंबर जो 5 है जो कि रिंग से बाहर है उस पे PO4 लगा हुआ है, यानी नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। ये हमने इधर पढ़ा है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड। तो इस तरीके से ये एक पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, और ये क्या है, फास्फोरिक एसिड। ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। इसके साथ साथ अगर हम ATP की बात करें तो ATP भी एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें राइबोज शुगर है, यहाँ पे एडेनिन लगा हुआ है और यहाँ पे 3 फास्फेट लगे हुए हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अगर हम एक फास्फेट निकाल देते हैं, 2 फास्फेट बचे, एडिनोसिन डाइफास्फेट, और अगर हम एक और फास्फेट निकाल देते हैं सिर्फ एक फास्फेट बच जाएगा तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ATP भी एक न्यूक्लियोटाइड है। इसके अलावा ऊपर जनरल फार्मूला में मैंने एक न्यूक्लियोटाइड का ड्रा कर दिया, और बोर्ड में ये भी पूछा जा सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आपने ये जो जनरल फार्मूला है न्यूक्लियोटाइड का ये लिख देना है। उसके बाद दफ़ा डिफरेंस पूछ लिया जाता है न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब आप देखें 3 चीज़ें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक एसिड।
अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से ये फास्फोरिक एसिड निकाल दें, यानी कि बाकी रह गया पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस, तब इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर फास्फेट ऐड कर दें न्यूक्लियोसाइड पे बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आ सकता है। स्ट्रक्चर फार्मूला इसका ड्रा करने के लिए आ सकता है। ये पूरा सवाल लॉन्ग में आ सकता है। न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट में मुश्किल है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से टाइप हैं, और ये जो डीएनए और आरएनए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका एब्रीविएशन क्या है। तो वैसे आपने ये न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग के तौर पे तैयार कर लेना। इसमें शॉर्ट भी मैंने बता दिए हैं, एमसीक्यूज भी मैंने बता दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।